गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर, और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से दो इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस के बारे में। और ये इलिस्ट्रेशंस अगर हम कहें तो आपकी अपनी बुक से, डीके गोयल सर की बुक से रहेगी। और ये दोनों इलिस्ट्रेशन अगर मैं नई बुक की बात करूं तो 34, 35 रहने वाली है, और अगर मैं पुरानी बुक के बारे में बात करूं तो हो सकता है 37, 38 रहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, आज हम लोग दो क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के। क्योंकि जैसा सैंपल पेपर में देखा गया, जो हमारा नया सैंपल पेपर इशू हुआ, उस सैंपल पेपर में जैसा हमें देखने को मिला, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जर्नल एंट्रीज का हमसे पूछा गया है। तो उसी की बेसिस पर हम ये दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आ जाए तो आप किस तरीके से उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम द न्यू बुक, और मे बी इट इज 37 फ्रॉम द ओल्ड बुक। एक्चुअली इट इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज एन इलिस्ट्रेशन। तो हम दो इलिस्ट्रेशन बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, 34, 37 फ्रॉम द डीके गोयल सर बुक। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 34 आपके सामने है। आपको होप सो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार मैंने स्क्रीन को प्रेजेंट भी कर दिया, क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन में लिखा है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अनीता एंड रवि। देयर आर टू पार्टनर्स, अनीता एंड रवि। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, एक तो है अनीता और दूसरा है रवि। ये दोनों के दोनों फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसोल्व करना चाहते हैं, फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2016 को। ठीक है, आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया गया है 3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता दूं कि दो चीजें इसने पहले ही कर दी मुझे, एक तो एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, दूसरा लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते हैं तो आपके पास टोटल 8 अल्फाबेट होते हैं, A, B, C, D, E, F, G और H। इनके अलावा कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो आउटसाइड द रियलाइजेशन अकाउंट होती है, जैसे कि पार्टनर का लोन, उसको हम डायरेक्टली पे करते हैं। जैसे कि जर्नल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उनकी डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं। या कुछ ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड के नाम से ही जानते हैं, उसको हम डायरेक्ट एंट्री में पास करते हैं। साहिल भी आ गया है, लीजिए एडमिट कर देते हैं साहिल को। चलिए, तो ये जो है पार्ट, इस पार्ट के बेसिस में A एंड B दीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पहले से ही ट्रांसफर कर रखे हैं, तो इनको हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इनको ट्रांसफर करके देखने की जरूरत नहीं है। हमें करना है C, D, E, F, G और H के लिए एंट्री एंड सम अदर एंट्रीज, सम अदर जर्नल एंट्रीज। अगर क्वेश्चन में हुई तो कुछ अदर एंट्रीज भी हम करेंगे, लाइक पार्टनर्स लोन से रिलेटेड, पार्टनर्स के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, या किसी प्रकार के लॉसेस से रिलेटेड, वो एंट्री हम सेपरेटली पास करके चलेंगे। तो ये हमें मेंटेन करना है बेसिकली। मैं यहां पर इसको फॉर्मेट को मैंने इसलिए ड्रा कर लिया ताकि आपको इसके बेस पे समझाता रहूं कि कैसे कैसे आप एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन को अब यहां से जरा हटाता हूं मैं और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हमें करना है, तो आप लिख लीजिए जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट हम बाद में बनाते रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम एडवांस में फॉर्मेट बना ले, ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। लीजिए, यहां पर आप डाल लेंगे अपना सीरियल नंबर। ये आपका जर्नल एंट्री का पार्ट है, तो पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये डेट या सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लीजिए, फॉर्मेट आपने बना लिया है। अब आइए वन बाय वन करके एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया है, दैट इज रवि वाज टू गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। देखिए,
मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ एंट्री समझाई थी। उन एंट्रीज में अगर बात करें तो मैंने एक एंट्री आपको ये बताई थी कि भाई अगर डिजोलेशन वर्क के बदले में, डिजोलेशन वर्क के बदले में आप रेम्युनरेशन पेड करें, सैलरी पेड करें या किसी प्रकार का कमीशन पेड करें, रेम्युनरेशन या सैलरी या कमीशन पेड करें, तो उसको हम सेपरेटली एक एंट्री में लिख देते हैं। वो एंट्री हमारी क्या होती है जी, किसको रेम्युनरेशन आप दे रहे हैं, रवि को दे रहे हैं ना, तो रवि को दे रहे हैं तो एक पहली एंट्री हमारी हो जाएगी कि रवि को हमने कमीशन दिया तो हमारे लिए तो हो गया खर्चा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, टू रवीज अकाउंट। और ये हमने इसको कमीशन कितना दे दिया, सैलरी कितनी दे दी, दैट इज 23,000, ठीक है। 23,000 की हमने क्या कर दी, इसको पेमेंट कर दी, तो यहां लिख देंगे 23,000 रुपए, 23,000 रुपए। और नरेशन हो जाएगी रेम्युनरेशन पेड टू रवि, रेम्युनरेशन पेड टू रवि। ये हमने पहले पॉइंट में पहले पॉइंट की एंट्री की है, जो एक स्टेटमेंट दी गई है, रवि वाज टू गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹23,000। ये जो लिखा है इसकी एंट्री हमने की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे लिखा है हमारे पास, ही ऑल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी बियर करेगा। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म्स कैश। ओ माय गॉड, रवि ने तो पेड किया नो डाउट, लेकिन फर्म के कैश से पेड किया। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, कौन बियर कर रहा है, पार्टनर रवि बियर कर रहा है, रवि बियर कर रहा है इसको। और पेड भी किसे करने चाहिए थे, रवि को पेड करने चाहिए थे, लेकिन क्या रवि ने पेड किए, हाँ जी रवि ने पेड किए, लेकिन उसने फर्म के पैसे से पेड किए, अपने जेब से नहीं दिए, फर्म के पैसे से पेड किए। अगर फर्म के पैसे से पेड किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फर्म ने पेड किए, हम ये मानेंगे कि ये फर्म ने पेड किए, ना कि रवि ने पेड किए। तो रवि के खर्चे फर्म ने पेड किए। तो इसके साथ साथ हम एक एंट्री और नोट कर लें। दूसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी कि हमने फर्म ने खर्चा पेड किया, फर्म ने पेड किया तो टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। किसके लिए पेड किया, रवि के लिए पेड किया, रवि डेबिट, रवीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए पेड किए, और पेमेंट की अमाउंट है ₹10,000, 10,000 रुपए की पेमेंट की, तो 10,000 रुपए आप यहां पर लिख लें, 10,000, 10,000। होप सो कि आपको पहले पॉइंट की दोनों एंट्री समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इनको कंबाइंड भी कर सकते थे, लेकिन मैं सजेशन दूंगा आप अलग अलग करके चले, कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी एंट्री है तो जहां कंपनसेशन होता हो तो कर दो, मुझे मना नहीं कर रहा हूं। आप अगर कंबाइंड एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000, मैंने रवि को देने थे 23,000, रवि के लिए दे दी 10,000, तो रवि को 10,000 कम दे दूं तो रवि अकाउंट हो जाएगा 13,000 से, टू बैंक हो जाएगा 10,000 से। इसका मतलब सर इसकी कंबाइंड एंट्री आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि टू बैंक, बिल्कुल यही होगी, मैं यही कहना चाहता हूं। होप्स कि आपको पॉइंट ए क्लियर है, पॉइंट है कि दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर है सभी को। निशांत, पार्थ मित्तल, भानु, कशिश, निनांत, बताइए आप एक बार, क्या आपको ये ट्रांजैक्शंस क्लियर है? यस सर। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। वेरी गुड। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है ये पढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है अमितेश, an old customer whose account for 60,000 was written off as bad debts in the previous year and paid 90%। अमितेश कौन है, एक कस्टमर है, डेटर है, जिसका अकाउंट हमने प्रीवियसली क्या कर दिया था, बैड डेट्स में डाल दिया था 60,000 रुपए का। लेकिन आज वो कह रहा है कि ले लो मुझसे 90% पैसा, 90% पैसा मैं देने को तैयार हूं। तो 60,000 का 90% कितना मिलेगा, 54,000 की रिसीविंग होने वाली है आपको। तो 54,000 आपको रिसीव होंगे। तो सिंपल सी एंट्री आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 के लिए, रिसीव हो रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव हो रहे हैं 2। अब अमितेश से मिल रहे हैं तो मैं ये नहीं लिखूंगा टू अमितेश अकाउंट, या मुझे बैड डेट्स के रिकवर्ड हो रहे हैं तो मैं ये नहीं लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्यों सर, क्यों नहीं लिखोगे, दे तो अमितेश रहा है। नहीं बेटा, अमितेश एक डेटर है, हम उसे ऑलरेडी
यहाँ पर एसेट्स में ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अब उसका कोई अकाउंट मेरे पास नहीं है। अब मैं जो भी एंट्री करूंगा मैं इस रियलाइजेशन अकाउंट, ओ सॉरी मैं इतना भूल गया, अब लिख देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। जितनी भी एंट्री होंगी अब मेरी इस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होंगी, तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करनी है। तो इसीलिए मैं एंट्री जब करूंगा तो क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है और 54,000 आया है। कैसे 54,000 आया है, 60,000 का 90%, और एंट्री में लिख दूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, जनरेशन में क्या आ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए होप्सो की सेकंड ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर हुई है। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। थर्ड है क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड ₹38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एक क्रेडिटर है, यहां बी पार्ट में ना एक क्रेडिटर है 40,000 रुपए का। वो कह रहा है भाई साहब मुझे तो ना फर्नीचर दे दो, मुझे क्या दे दो, फर्नीचर दे दो। कितने रुपए का फर्नीचर, सर फर्नीचर तो 50,000 का है या 40,000 का है या 1,00,000 का है, लेकिन मैं तो 38,000 में लेना चाहता हूं, वो भी फुल एंड फाइनल पेमेंट में। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो, फर्नीचर ले रहे हो ले लो। हमें खुशी की बात यह है कि क्रेडिटर यदि फर्नीचर उठा ले, यहां से क्रेडिटर यदि फर्नीचर उठा ले फुल पेमेंट में, चाहे कम में ले या ज्यादा मिले हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुल पेमेंट में ले लिया, तो भाई साहब एक क्रेडिटर यानी लायबिलिटी ने एक एसेट्स ले लिया है, तो फुल सेटलमेंट में ले ले तो कोई एंट्री पास नहीं करते। अब सिंपली लिखेंगे इस पार्ट के लिए नो एंट्री, नो एंट्री। इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करने वाले, क्योंकि लायबिलिटी ने क्या ले लिया है, फर्नीचर ले लिया है। तो मैं ऐसा भी कहूं आपको कि आप ऐसा कर सकते थे, रियलाइजेशन टू बैंक और बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर ने लिया है ना, क्रेडिटर से पैसे ले लूं और क्रेडिटर को पैसा पेड कर दूं, तो बात वही है। इसका मतलब हमें दो एंट्री करने की जरूरत है, दोनों को आपस में काट कर देखो बैलेंस नील हो जाएगा, 2,000 का प्रॉफिट बचेगा, वो हमारा डायरेक्टली ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। यहाँ फर्नीचर हमने रिकॉर्ड कर रखा 38,000 का, ठीक है, यहाँ क्रेडिटर 40,000 के इसने फर्नीचर ले लिया 38 में, तो कट गए आपस में, 2,000 का प्रॉफिट बचा क्रेडिट साइड के अंदर, तो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट बचा वो यहाँ बढ़ जाएगा। जब हमें इसे बांटना होगा हम यहाँ बांट देंगे, फिलहाल इसकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर सी भी आपको। चलिए पॉइंट नंबर डी पर चलते हैं। पॉइंट नंबर डी क्या है, पॉइंट नंबर डी है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। लीजिए एक लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास, कितने लाख की है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास 3 लाख रुपए की, और ब्रोकर ने कितना कमीशन लिया हमसे, 2% कमीशन लिया। कितना कमीशन लिया, 2% कमीशन। तो 3 लाख रुपए की एसेट्स पर अगर ब्रोकर को 2% कमीशन देना पड़ा तो कितने रुपए देने पड़े, 2/100, 1,2 6,000 रुपीज। तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे नगद में, 2,94,000 रुपए, 2,94,000 मुझे कैश मिला। तो भाई साहब मैं एक सिंपल सी बात कर दूं आप लोगों को कि भाई 2,94,000 जो आपको मिले ना, तो 294 की आप एंट्री कर दे सीधी सीधी, या फिर 2 एंट्री कर ले। सर 2 एंट्री कौन सी, एक तो पैसा रिसीव करने की फर्नीचर को, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख से, और दूसरी एंट्री कर दे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 6,000 से। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दूं मैं, हाँ जी कंबाइन करके लिख दो, तो मैं सीधी सीधी एंट्री कर देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सीधा अमाउंट आ जाएगा 2,94,000, ये मैं यहां रिसीव कर लूंगा। और ये लीजिए मेरी नरेशन हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड फॉर द नेट वैल्यू ऑफ ₹2,94,000 आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कमीशन टू ब्रोकर को कमीशन देने के बाद में ये रियलाइज हुआ। ठीक है, कि हमारा इलस्ट्रेशन ये पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है देयर वाज 500 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच, 500 शेयर है हमारे पास, 40 रुपए का एक, और किसमें है ये, हमारे विजन लिमिटेड में, विजन लिमिटेड कंपनी में। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये हमने कब कितने रुपए के परचेज किए थे, 22,000 रुपए के परचेज किए थे। कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं। लीजिए मैं यहां थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर देता हूं आपको, फिर इसको रब कर लेंगे। 500 शेयर है
और ये किस कंपनी के हैं? विजन लिमिटेड के। कितने रुपए के हैं ये? 40 रुपए के हिसाब से देखें तो 20,000 रुपए के होने चाहिए, 20,000 रुपए के होने चाहिए हमारे पास। लेकिन लिखा क्या है? एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 22,000। भाई 22,000 में खरीद रखे थे हमने। कितने में खरीद रखे थे? ये 22,000 में खरीद रखे थे। हैं कितने के? 40 के हिसाब से 20,000 के आज की डेट में। लेकिन खरीद कितने के रखे थे? 22,000 रुपए के। तो आगे क्या लिखा है? हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। बुक में से ही खत्म कर दी हमने इनको। हमने क्या किया? इनको बुक में से ही खत्म कर रखा है। These shares are now valued at ₹50 each and divided among the partners in their profit sharing ratio। और आज जो है ये कंप्लीट तौर पर हमने राइट ऑफ कर रखे थे, बुक में से खत्म कर रखे थे। लेकिन आज इन 500 शेयर की वैल्यू 50 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए हो चुकी है। अब 25,000 रुपए की वैल्यू हो चुकी है, तो इस 25,000 को हमने क्या कर दिया? पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। किस रेशो में डिवाइड कर दिया? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:2। 3:2 में इनको आप बांट दीजिए। ठीक है, बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? क्या जनरल एंट्री करेंगे? मैं एंट्री पास कर देता हूं। गौरव 4 भी आ चुका है, ये लीजिए। गौरव 4 को एडमिट कर लिया हमने। लीजिए, किसमें बांटना है? पार्टनर्स में बांटना है। सर पार्टनर्स में बांटना है तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिक्स एसेट्स ले ली कोई। बिल्कुल सही सोचे आप लोग। एफ अकाउंट में जाएगी, एफ कॉलम में जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के एफ कॉलम में फिक्स एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ये हमारी फिक्स एसेट्स है ना, शेयर्स, सिक्योरिटीज। ये किसने ले ली? पार्टनर्स ने ले ली। तो यहां क्या लिखते हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स में कौन कौन है? अनीता एंड रवि। तो हम लिख देंगे यहां पर अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। शेयर्स के नाम से वैल्यू नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स यहां पर पार्टनर्स को दे दी गई है। 25,000 रुपए के शेयर दे दिए हैं हमने 3:2 रेशो में। 3 और 2 5, 5 5 25, 15,000 के दे दिए हमने अनीता को, और 10,000 के हमने दे दिए रवि को। ये हमारी एंट्री हो गई। एंट्री को हम जर्नलाइज कर देंगे, नरेशन में डाल देंगे। शेयर्स ऑफ वरुण विजन लिमिटेड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनीता एंड रवि इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। इज इट क्लियर? बोलिए, ये यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? साहिल, ये अभी एक एंट्री हमने की है। क्वेश्चन आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो और देख लेते हैं जल्दी से, और ये रजिस्ट्रेशन हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये कंपार्टमेंट 2017 सीबीएसई में आया था ये क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट है एफ। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वाज 45,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वाज 45,000। 45,000 का प्रॉफिट है रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट इधर लिखे जाते हैं। यहां प्रॉफिट लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अनीता और रवि के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा 3:2 में। प्रॉफिट कितना? 45,000। तो 45,000 का प्रॉफिट यहां लिखेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 3 और 2 5, 5 में 45, 9 है 27,000 और 18,000। तो इसकी क्या एंट्री कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता टू रवि। तो एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी कितनी? जहां पर 45,000, 27,000, 18,000, और नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 3:2। 3:2 में बांट दे। ये भी 3:2 में बटे हुए हमारे 3:2 में। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 34 फ्रॉम द न्यू बुक, और फ्रॉम द ओल्ड बुक अगर बात करूं 37 हमने कंप्लीट किया। अब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35 फ्रॉम द न्यू बुक और 38 फ्रॉम द ओल्ड बुक। ये मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको विजिबल है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का।
ताकि मैं इसको रब कर सकूं और नया क्वेश्चन स्क्रीन पर दे सकूं आप लोगों को। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सभी को, निनान, भानु, निशांत, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। चलिए क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देगा। भानु, विल यू लाइक टू रीड द क्वेश्चन? निनान, निशांत, पार्थ, कशिश, कोई भी रीड नहीं करेगा? सर आप भी रीड कर दीजिए। ओके मैं रीड कर देता हूं, थैंक यू वेरी मच। देखिए क्वेश्चन क्या है, इलिस्ट्रेशन 38 पुरानी बुक में है और 35 जो है वो नई बुक में है। तो मैं यहां लिख देता हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 35/38। जिसकी बुक में जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लिया, समझे। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, रोहित, कुणाल एंड सार्थक, और उन्होंने क्या किया है, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है और ये कहा है कि सारी एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक हमने ट्रांसफर कर दी है, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी आप इनके लिए जनरल एंट्री पास करिए जो पॉइंट आपको गिवन है। तो पॉइंट गिवन है, इनके लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए मैं सिंपल लिख देता हूं, यहाँ पर 3 पार्टनर कौन कौन दिए हैं? 3 पार्टनर है, रोहित, कुणाल एंड सार्थक। रेशो दिया नहीं है तो 1:1:1 कंसीडर करेंगे आप लोग। रेशो अगर गिवन नहीं है तो 1:1:1 कंसीडर करेंगे, राइट। चलिए 1:1 लिख लिया हमने। इसका फॉर्मेट बना लेता हूं मैं जनरल एंट्रीज का, यहां पर फॉर्मेट में ड्रा कर लेता हूं। फॉर्मेट वैसे ही बनने वाला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, फॉर्मेट्स पे टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जनरल एंट्री के फॉर्मेट को आपने इसी तरीके से मेंटेन करना है। मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूं इसको। ये हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 1 पढ़ता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। लो भाई, कुणाल है और उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ ने लोन दे रखा है। अगर कुणाल की वाइफ ने लोन दे रखा है तो कुणाल कौन है? कुणाल एक पार्टनर है जी। पार्टनर की वाइफ ने लोन दे रखा है मतलब थर्ड पार्टी लोन। तो इसका मतलब हमने इसको कहां लिखा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखा होगा। पहले तो ट्रांसफर किया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सेम सिंपल तरीके से ABCDEFG और H, ये पोर्शन हमारा रहेगा। हमने यहां लिख रखा होगा कुणाल्स वाइफ लोन, कुणाल्स वाइफ लोन। जितने भी रुपए का, कितने रुपए का है? 6000 का। 6000 का कह रहा है कुणाल, मैं लूंगा अपनी वाइफ का लोन, मैं पेड करूंगा। कर दो भाई, कर दो, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है। कुणाल ने अपनी वाइफ का लोन ले लिया। ये कहूंगा कि कुणाल ने एक लायबिलिटी ले ली, कुणाल ने एक लायबिलिटी ले ली। विल यू टेल मी किस पोर्शन में आएगी ये लायबिलिटी? कोई भी एक बच्चा बता दे मुझे किस पोर्शन में आएगी, ई में कि एफ में? क्योंकि ए बी में तो ट्रांसफर का काम होता है, सी डी में बेचने का काम और पेमेंट करने का काम होता है, जी और एस में लाभ और हानि निकलते हैं। तो ई और एफ किस में आएगी? कोई भी एक बच्चा बता दे बोलकर मुझे, जल्दी से रिप्लाई करें प्लीज। किस पोर्शन में आने वाली है? कोई नहीं बताने वाला, कोई बात नहीं, मैं ही बताऊंगा। ई में आएगी।
किसमें आएगी? ई में। आप मैसेज करके भी बता सकते हैं अगर बोलकर नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, ई में आएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने यदि एक्सटर्नल लायबिलिटी ले ली तो उसकी एंट्री क्या होगी? यहां लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो किसने लिया? कुणाल ने। तो हमारी एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 की लायबिलिटी कुणाल ने ले ली और लिख देंगे कुणाल हैज टेकन हिज वाइफ्स लोन, उसने अपने वाइफ का लोन ले लिया। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹40,000। टोटल क्रेडिटर्स 40,000 रुपए के हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी बचे हुए क्रेडिटर को हमने 10% की पेमेंट कर दी। लो इसको थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं मैं। देखिए क्रेडिटर कितने के हैं? 40,000 रुपए के। ये लीजिए क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके पास? 40,000 रुपए के। इसमें से दो टुकड़े कर देता हूं, एक 10,000 का टुकड़ा और एक 30,000 का टुकड़ा। 10,000 वाले ने तो कहा मुझे दे दो फर्नीचर, फर्नीचर दे दो मुझे। हमने कहा फर्नीचर ले लो और उसने कहा फर्नीचर 8,000 में दे दो फुल एंड फाइनल पेमेंट में। जहां फुल एंड फाइनल पेमेंट आ जाए उसकी कोई एंट्री आप पास नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी कोई एंट्री आप पास नहीं करते हैं। बाकी कितने बचे? 30,000 रुपए और कह रहा है 10% डिस्काउंट पर ले लूंगा ये पैसा भी। तो 10% डिस्काउंट काटे, कितना बनेगा 10% डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट लेस कर दे, लेस 10% डिस्काउंट 3,000 रुपए। तो मेरे पास आ गए 27,000 रुपीज। तो 27,000 रुपए की मैं क्या करने वाला हूं? पेमेंट करने वाला हूं क्रेडिटर को। क्रेडिटर की पेमेंट किस पोर्शन में जाती है? सी पोर्शन में जाती है। सी पोर्शन में लिखते हैं टू बैंक या टू कैश। तो हम टू बैंक से एंट्री कर लेंगे और एंट्री लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और यहां पेमेंट कर देंगे कितने रुपए की? 27,000 रुपीज की। 27,000 रुपए की हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। बोलिए ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, ए एंड बी पोर्शन। चलिए पॉइंट नंबर सी पर चलते हैं। रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। रोहित हैड गिवन अ लोन, रोहित ने एक लोन दे रखा था फर्म को। हमने कल ही किया था पार्टनर लोन्स का ट्रीटमेंट। अगर रोहित ने लोन दे रखा था तो पहले मुझे बताओ क्या इसमें ट्रांसफर हुआ होगा? नहीं सर, नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा जल्दी बता दीजिए। क्योंकि सर ये पार्टनर का लोन है। पार्टनर का लोन कहां जाता है? पार्टनर का लोन जाता है डायरेक्ट पार्टनर लोन अकाउंट में, उसकी पेमेंट होती है। पेमेंट करने के लिए सिंपली एंट्री कर देते हैं पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप भी कर दीजिए रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लीजिए आपने कर दी पेमेंट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का लोन है? सर लोन है 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए की आप पेमेंट कर दीजिए। 70,000 की हमने पेमेंट कर दी। लीजिए हो गई बात क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एक मशीन, 10 मिनट है अभी हमारे पास, कोई बात नहीं। ए मशीन which was not recorded in the books was taken over by Kunal at ₹3,000 whereas it is expected value was 5,000। भैया मुझे एक्सपेक्टेशन से कोई मतलब नहीं है। 5,000 की हो चाहे 50,000 की हो, रोहित ने कुणाल ने कितने की ले ली? कुणाल ने 3,000 की ले ली। तो कुणाल का धन्यवाद। एक तो रिकॉर्डेड नहीं थी और ऊपर से उसने 3,000 में ले भी ली। रिकॉर्डेड नहीं थी, वैल्यू 0 थी। एक्सपेक्टेशन क्या करेगी जब रिकॉर्डेड ही नहीं थी? लेकिन फिर भी 3 में ले रहा है ना कुणाल, तो कुणाल एसेट्स ले रहा है। यहां लिखेंगे बाय कुणाल्स अकाउंट, बाय कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। और उसने 3,000 रुपए में ले लिया हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पार्ट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स उसको दे दीजिए। अनरिकॉर्डेड एसेट देने की एंट्री हमने क्या कर दी? कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री आप यहां लिख दीजिए, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कितने रुपए में ले ली? 3,000 रुपीज में ले ली। लीजिए 3,000 रुपए में हमने इसको दे दिया और नरेशन डाल देंगे
Kunal has taken one unrecorded asset for rupees 3,000 whose expected value is rupees 5,000। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं 3,000 में ही ले लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा? The firm had a debit balance of 15,000 in profit and loss account on the date of dissolution. Please tell me, क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था? नहीं किया था सर, क्योंकि हमारे पास टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच पार्ट में ए और बी ही पार्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है, जबकि ये तो एक्यूमुलेटेड लॉस है और एक्यूमुलेटेड लॉस डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली बांटे, लॉस है ना तो पार्टनर्स को डेबिट कर दे। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लॉस कितना? लॉस है सर 15,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए के लॉस को बांट दीजिए 5,5,5, 5,000, 5,000 और 5,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners in their old profit sharing ratio। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। भैया उसने अपनी जेब से दिए हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो बियर कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, अगर ये लिखा मिला कि उसने बियर भी करने थे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process। देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से बिल्कुल सेपरेट है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये वो पॉइंट है जो सार्थक ने पेड किए हैं ऊपर 16,000 रुपए। अब सार्थक ने अगर 16,000 प्राइवेट फंड से पेड किए हैं और उसे ही बियर करने थे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हम सिंपल एंट्री कर देंगे 15,000 रुपए के रेम्युनरेशन वर्क के लिए दिए जाने वाले अमाउंट का। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसने किया है ये? सार्थक ने। तो सार्थक कैपिटल अकाउंट, सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000 से हम ये एंट्री पास कर देंगे। सर ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं। देखो बेटा मैं इस पॉइंट के बारे में क्लियरेंस दे दूं, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो आप समझे। एक पार्टनर था, उसने कहा मैं 16,000 रुपए पेड कर देता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, ये मैं ही बियर करूंगा और मैं ही पेड कर देता हूं। भाई उसके खर्चे वो पेड कर रहा है, क्या फर्म के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म को अपनी जेब से कुछ नहीं देना उसके लिए। लेकिन फर्म ने उसको अपॉइंट कर रखा है कि आप आओ और जो रियलाइजेशन वर्क है उसका काम करो। हमने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है सर, तो उसके बदले में कह रहे हैं हम 15,000 देंगे और वो तैयार है 15, तो हमने दे दी 15,000। केवल उसी की एंट्री करेंगे, बाकी 16,000 की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, राइट। होप सो कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको सबको एक बार देखिए और चैप्टर को सीक्वेंस में अंडरस्टैंड करते जाइए, सीक्वेंस में वीडियो देखते जाइए ताकि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टडी करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप तैयार रहिएगा अपनी बुक के साथ इशू ऑफ डिबेंचर के लिए। इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।